Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन 3 मॉडर्न वर्ल्ड 1 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students. Now we are going to cover up new topic which is reformation means sudhar. So let's start. The medieval Catholic Church came to be associated with superstitions, corruption and greed for money. Superstitious peasants were convinced by the church that it possessed the true cross. People were used to paying fees for seeing a piece of wood as the true cross because it was believed that sacred relics had reading power. The church laid more emphasis on blind faith than reason as it was the means to extract money from the devotees. All this changed with the coming of the Renaissance. In the new spirit of the Renaissance, nothing could be accepted. Do you know that it was in 1517 AD that a German priest called Martin Luther first challenged the authority of the Roman Catholic Church? According to him, the Bible was the only source of religious authority. He believed that salvation could be attained through faith in Jesus Christ instead of having blind faith on the church. He protested against some practices of the church, such as the selling of positions in the church, the issuing of the letters of indulgence for works of charity, or going on crusades to the highest bidder. Luther had the protection of the German princes primarily because of his desire to seize church property. But on 3rd January 1521, he was excommunicated by Pope Leo X after he refused to stop writing against the church. तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो मेडिवल कैथोलिक चर्च था उसमें सुधार किया गया, उसके करप्शंस को बंद किया गया। ठीक है, तो जो मेडिवल कैथोलिक चर्च थे वो सुपरस्टिशंस, करप्शन और पूरी तरह से पैसों की लालच से भरे हुए थे। लोग वहां पे भ्रष्टाचार करते थे, पैसों के लिए लालची थे। और जो सुपरस्टिशियस पीजेंट्स मीन्स जो ऐसे किसान जो कि चर्च के द्वारा कन्विंस किए गए थे कि ये जो क्रॉस है जीसस क्राइस्ट का वो सही है, ट्रू है, लोग थे वो उसके बदले में पैसा देते थे, फीस देते थे, और बदले में वो जो क्रॉस था, लकड़ी का जो चिन्ह था, उसको वो लेते थे, ये मानकर कि ये जो जीसस क्राइस्ट जिस क्रॉस पे जिनको सूली चढ़ाया गया था वो रियल क्रॉस है। और जो कैथोलिक चर्च के जो लोग थे वो उस चीज को बेचते थे कि ये ट्रू क्रॉस है जीसस क्राइस्ट का जिसपे उनको सूली चढ़ाया गया था। लोग उस चीज को पैसे दे के खरीदते थे और मानते थे कि एक हीलिंग पावर मीन्स इसकी वजह से हमारे जो भी दुख दर्द है वो खत्म हो जाएंगे। जो चर्च है वो ज्यादा जोर देता था कि लोग अंधविश्वास करें, किसी कारण पे विश्वास नहीं करें कि ये किसी कारण पे ये चीज हो रहा है तो हम उस कारण पे विश्वास करेंगे, बल्कि लोगों को ये जान बताते थे कि जो भी हम बता रहे वो सही है, आप अंधविश्वास करो। इसका मतलब क्या कि जितने भी भक्त थे उनसे पैसे लिए जाते थे, पैसे निकाले जाते थे। और इन सब को चेंज किया गया रिनाइजेंस की हेल्प से पुनर्जागरण काल में। इस पुनर्जागरण काल में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। 1517 एडी में एक जर्मन प्रिस्ट थे, जर्मन पुजारी मार्टिन लूथर फर्स्ट। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया। उनके अनुसार जो बाइबल है वही एक ऐसा स्रोत है, धार्मिक स्रोत है, ठीक है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, ना कि हम लोग चर्च के ऊपर बस अंधविश्वास करें। जो जीसस क्राइस्ट है हम लोग उन पे विश्वास करेंगे, हम लोग चर्च की किसी भी बातों पे अंधविश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने इसके विरोध में जो चर्च में जो प्रैक्टिसेस किए जाते थे उनके विरोध में उन्होंने अ, अ, विरोध किया, उनका विरोध किया, जैसे कि पोजीशंस को सेल करना चर्च में, या फिर लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस। लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस मीन्स क्या हुआ, मीन्स जो ये आसक्ति का जो पत्र था उसको उन लोग जो यूज करते थे, या फिर जो चैरिटी था, क्रूसेड था, या फिर हाईएस्ट बाइडर थे, इन सब का उन्होंने विरोध किया कि ये चीजें गलत हैं।
लोग क्रूसेड्स को बेचते थे, मीन्स ये पवित्र जो क्रॉस होते थे उसको बेचते थे कि ये जीसस का सच में है। और जो लूथर थे उन्होंने जर्मन प्रिंसेस को प्रोटेक्ट किया क्योंकि उनका जो चाह था कि वो चर्च की प्रॉपर्टी को सीज कर ले। लेकिन 3 जनवरी 1521 में जो पोप थे चर्च के लियो 10th, उन्होंने मना किया तो उन्होंने चर्च के अगेंस्ट में लिखना बंद कर दिया। किसने बंद किया? मार्टिन लूथर फर्स्ट ने। ओके, Luther's view started the Protestant Reformation in the West, and it divided the Christian world into two, the Protestants and the Roman Catholics. According to him, Christians must win salvation by following Christ and not by buying letter of indulgence. Though the Reform movement in England was influenced by Lutheran ideas, the English Reformation occurred as a direct result of King Henry VIII's efforts to divorce his first wife, Catherine of Aragon. Thomas Cromwell, the king's chief minister, helped the parliament to pass the Act in Restraint of Appeals and the Act of Supremacy. It gave a royal headship to the king over the church. The king was allowed to marry Anne Boleyn, a commoner. तो ये जो लूथर थे उन्होंने प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन किया वेस्ट में, और उन्होंने क्रिश्चियन वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया। एक थे प्रोटेस्टेंट्स और दूसरे थे रोमन कैथोलिक्स। उनके अनुसार जो क्रिश्चियन थे उनको सैल्वेशन कब मिलेगा? तो सिर्फ क्राइस्ट को फॉलो करके, ना कि आप आसक्ति के पत्र को खरीद के आप भक्ति को खरीद सकते हो। इस रिफॉर्म मूवमेंट में जो इंग्लैंड था वो प्रभावित हुआ लूथर के आइडिया से। लूथर के आइडियाज को लूथरन आइडियाज के नाम से जाना गया। और जो इंग्लिश रिफॉर्मेशन जब हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप जो किंग हेनरी एट थे उन्होंने अपनी पहली वाइफ कैथरीन ऑफ एरागॉन, ठीक है, उनको उन्होंने डाइवोर्स दिया। और जो थॉमस क्रॉमवेल थे राजा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट में एक एक्ट को पास करने में हेल्प किया। वो एक्ट था रेस्ट्रेंट ऑफ अपील्स, ठीक है। और ये रेस्टोरेंट ऑफ अपील्स में क्या था कि एक्ट ऑफ सुपरमेसी में लोग ऐसा एक्ट करते थे कि वो सबसे सुपर है, ऊपर मतलब सबसे ऊपर में है। और इसकी वजह से एक रॉयल हेडशिप मिला राजा को चर्च के ऊपर। ये जो राजा थे उन्होंने मैरी किससे शादी किया? एनी बॉयलिन, एक कॉमन मीन्स एक आम लोग, आम जनता से, ठीक है, एक आम लड़की से। The Reformation proved to be a great upheaval for religious revival. A reform movement also took place within the Catholic Church. This is known as the Counter Reformation. It aimed to reduce corruption as well as to improve and strengthen Catholic Church. It began in Spain, where Ignatius Loyal founded the Society of Jesus, which stressed upon service of God, charity, chastity, and missionary work. The movement started by Martin Luther spread to other countries of Europe through the efforts of King Henry VIII of England, Huldrych, Zwingli, and John Calvin. तो ये रिफॉर्मेशन था, उससे सिद्ध हुआ कि जो रिलीजियस रिवाइवल है, मीन्स जो ये हमारा धर्म है उसका हम लोग कैसे पुनरुद्धार कर सकते हैं। इस सुधार की वजह से एक मूवमेंट हुआ कैथोलिक चर्च में। इसे हम लोग काउंटर रिफॉर्मेशन के भी नाम से जानते हैं। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि जो भ्रष्टाचार है उसको कम किया जाए और साथ में ये जो कैथोलिक चर्च है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। इसके साथ जो स्पेन था जहाँ पे ये जो इग्नेशियस लॉयल सोसाइटी था, उन सोसाइटी ऑफ जीसस जिसके नाम से ये जाना जाता है, इसमें लोग ईश्वर की सेवा करते थे, चैरिटी करते थे, मिशनरी वर्क था, चैस्टिटी था, ठीक है, ये सब काम करते थे। ये जो मूवमेंट था वो मार्टिन लूथर के द्वारा स्टार्ट किया गया था और अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप मीन्स यूरोप के जो अदर कंट्रीज में था उनको किंग हेनरी VIII ऑफ इंग्लैंड, हल्ड्रिच, ज्विंगली और जॉन कैल्विन की हेल्प से फैलाया गया। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड, now based on that understanding you have to solve in text question 3.1 डेवलपमेंट ऑफ साइंस। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। During the Renaissance, extraordinary accomplishments were made in the field of science. We have already read the Renaissance thinkers emphasized more on reason than on blind faith and stressed that knowledge could be gained by observation and experimentation. They rejected blind faith in tradition and established beliefs.
This resulted in a scientific inquiry that had almost disappeared. Renaissance also brought about a scientific revolution. Artists like Leonardo da Vinci made observational drawings of anatomy and nature which were a unique blend of science and art. The period also saw remarkable achievements in medicine and human anatomy. Michael Servetus, a Spanish doctor, discovered the circulation of blood. William Harvey, an Englishman, explained the function of the heart in purifying blood and its circulation through veins. The beginnings that were made by the Renaissance scientists paved the way for observation and experimentation in other fields of knowledge. तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो पुनर्जागरण काल था उसमें विज्ञान का विकास हुआ। इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क थे साइंस के वर्ल्ड में, साइंस के फील्ड में, उसे पहले डेवलप किया गया। हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि जो रिनाइजेंस थिंकर थे उन्होंने किस पे ज्यादा जोर दिया, तो उन्होंने कारण पे विश्वास करने के लिए बोला कि अगर कोई रीजन है तभी आप उस चीज पे फेथ करो, वरना मत करो, अंधविश्वास मत करो, जिससे जो ज्ञान है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो बाहर निकल के आया। उन्होंने अंधविश्वास को रिजेक्ट किया कि हम लोग किसी भी परंपरा पे अंधविश्वास नहीं करेंगे, और उन्होंने नए विश्वास को स्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप जो वैज्ञानिक तरीका निकल के आया और जो जितने भी अंधविश्वास थे धीरे धीरे उनका डिसेप्ट होना स्टार्ट हुआ। रिनाइजेंस काल में जो ये पुनर्जागरण काल था उसमें बहुत सारे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी हुए थे। आर्टिस्ट जैसे कि जो लियोनार्डो दा विंसी थे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ड्राइंग बनाया था एनाटॉमी और नेचर के बारे में। उन्होंने नेचर को उन्होंने एक तरीके से यूनिक ब्लेंड किया था साइंस और आर्ट को। और ये जो पीरियड है उसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए थे मेडिसिन में भी और ह्यूमन एनाटॉमी में भी। माइकल सर्वेटस एक स्पेनिश डॉक्टर थे जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया। विलियम हार्वे एक इंग्लिशमैन थे, उन्होंने हार्ट के फंक्शन को एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से ये जो हार्ट है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है और उसका सर्कुलेशन करता है वेन्स के हेल्प से। और इसमें बहुत सारे जो रिनाइजेंस साइंटिस्ट थे उन्होंने नए नए ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन किए अपने अलग अलग फील्ड्स ऑफ नॉलेज में। One of the most remarkable achievements of the Renaissance in science was in the field of astronomy. Have you heard of Copernicus, Kepler, and Galileo? They were great astronomers who formulated and tried to prove that the earth revolves around the sun. Before the Renaissance, it was believed that the sun revolved around the earth, and whoever questioned this was denounced as a heretic. Copernicus, in his book on the revolution of the heavenly sphere, argued that the Earth and the planets move around the Sun in concentric circles. Even though the theory was imperfect, it aroused thinking and reasoning. Kepler further developed this theory and said that the other planets move in elliptical paths around the Sun. He also argued that magnetic attraction between the Sun and the planets kept the heavenly bodies in an orbital motion. Further on this assumption, Isaac Newton developed his law of universal gravitation. With his self-manufactured telescope, Galileo discovered the moons of Jupiter, rings of Saturn, and spots in the Sun. He also confirmed the findings of Copernicus. Renaissance also developed a curiosity in the minds of Europeans about other lands and other peoples. Let us find out how this happened. तो एक रिनाइजेंस का एक रिमार्केबल अचीवमेंट है साइंस में, वो था फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी में खगोल विधीय विज्ञान। आप लोगों ने क्या कॉपरनिकस, केपलर और गैलीलियो का नाम सुना है, जाना है उनके बारे में? वो एक महान खगोलविद थे जिन्होंने यह साबित करने की कोशिश किया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। लेकिन इस पुनः जागरण के पहले लोगों का यह विश्वास था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, लेकिन इस चीज को निंदा की गई। जो लोग थे इसे निंदा किए कि ये चीज गलत है। जो कॉपरनिकस थे उन्होंने अपने बुक में कौन सा बुक था उनका, रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर, उसमें उन्होंने इस पे बहस किया कि जो पृथ्वी है और जो प्लैनेट्स है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के थ्रू। इवन जो ये थ्योरी था वो इम्परफेक्ट था, सही नहीं था, और इसमें से बहुत सारे रीजनिंग और थिंकिंग निकल के आया। केपलर उन्होंने इस थ्योरी को और ज्यादा डेवलप किया और उन्होंने बोला कि जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल पाथ्स
में मूव करते हैं सन के चारों ओर। उन्होंने इसमें भी बहस किया कि जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से जो सूर्य है और जो अदर जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह है, और ये जितने भी हेवनली बॉडीज है वो ऑर्बिटल मोशन में मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से रहते हैं, मीन्स उनके बीच में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। बाद में जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने एक लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को डेवलप किया। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चर टेलीस्कोप से, जो गैलीलियो थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, मून्स के जुपिटर को, सैटर्न के रिंग्स को, और साथ में जो सन में स्पॉट्स है उन्होंने उस चीज को डिस्कवर किया। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि जो कॉपरनिकस का जो फाइंडिंग्स था उन्होंने उसको भी कंफर्म किया। इस रिनाइजेंस में बहुत सारे जो क्यूरियोसिटी थे, जो लोगों को जिज्ञासा थी, उनको शांत की गए। जो यूरोपियंस थे उनको जिज्ञासा थी दूसरे जमीन के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हुआ था। डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स, नए नए जमीन का आविष्कार। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी encouraged many adventures to discover new lands. The new trade routes that were discovered changed the history of the world. It is said that God, glory, and gold was the main motive behind these discoveries. But the motive of gold or economic need was the most important. Before these geographical discoveries, Europeans obtained articles like spices, cotton, precious gems, silk, etc. from the eastern part of the world. They traveled through the Arabic and Islamic trades for the supply of these articles. This was not very convenient and also posed uncertainties. So, a direct sea route to Southeast Asia was discovered as it had a potential of lucrative trade. The explorers also had another motive, which was to convert the people of the newly found areas to Christianity. It also became a means for them to serve God. In addition, the adventurers also hoped to acquire fame by discovering new lands. Some did indeed become very famous. Have you heard about Vasco da Gama discovering India and Columbus, who set out for India but discovered America? Do you know Ferdinand Magellan was the first explorer to lead an expedition around the world? Bartholomew Dias was another famous explorer. तो हम लोग को ये देखेंगे कि जो लोगों का जिज्ञासा था कि नए जमीन के बारे में उनको जानना है, नए नए रूट्स के बारे में जानना है, तो इनका ये जो स्पिरिट था, इसमें उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स को डेवलप किया, बहुत सारे एडवेंचर्स पे गया। उन्होंने इसकी वजह से नए नए जमीन का डिस्कवर किया, जो नए नए ट्रेड रूट्स का डिस्कवरी हुआ, जिससे जो वर्ल्ड है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो दुनिया है, वो पूरी तरह से चेंज हो गई। ये कहा जाता है कि ये तीन वजह से तीन मोटिव था लोगों का मेन, गॉड, ग्लोरी और गोल्ड, जिसकी वजह से ये डिस्कवरीज हुए। लेकिन जो मेन मोटिव था वो गोल्ड था और इकोनॉमिक नीड था, मीन्स लोगों की आर्थिक जरूरत। ये एक इंपॉर्टेंट कारण था जो लोगों ने नए नए ट्रेड रूट का डिस्कवर किया। इसके पहले जो डिस्कवरीज थे, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, जिसमें जो यूरोपियंस थे उन्होंने नए नए आर्टिकल्स जैसे कि मसाला, कॉटन और जो प्रीसियस जेम्स मीन्स जो कीमती पत्थर है, सिल्क, इन सब का उन्होंने दुनिया के ईस्टर्न पार्ट से इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका था। उन्होंने अरेबिक और इस्लामिक ट्रेडर्स में गए और इस आर्टिकल्स को वो अपने साथ लेके गए। साथ में उन्होंने, इनके लिए ये चीज आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ये चीज किया और एक डायरेक्ट सी रूट बनाया, साउथ ईस्ट एशिया से उन्होंने डिस्कवर किया, और उन्होंने एक आकर्षक व्यापार को करना स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया, जिसमें जो लोग थे वो नए नए क्रिश्चियनिटी जो था उनका वो पहले स्प्रेड हुआ। फिर इसकी वजह से जितने भी मीन्स थे, जैसे कि गॉड को किस प्रकार से सेवा करना है, किस प्रकार से सेव करना है अपने गॉड को, ये था। इनके अलावा बहुत सारे एडवेंचर्स हुए। लोगों को ये उम्मीद थी कि वो जब नए नए जमीन का डिस्कवरी करेंगे तो उनको प्रसिद्धि मिलेगी, और जरूर जो लोगों ने नई नई जमीन को खोजा उनको प्रसिद्धि मिली है। क्या आप लोगों ने वास्को द गामा के बारे में सुना है, जिन्होंने इंडिया को खोज किया था, या फिर कोलंबस जो कि भारत से निकले थे लेकिन उन्होंने गलती से अमेरिका का आविष्कार कर दिया था? क्या आप लोगों ने फर्डिनेंड मैगलन का नाम सुना है, जो फर्स्ट एक्सप्लोरर थे और एक्सपीडिशन थे जो पूरे दुनिया का पहली बार परिक्रमा किए थे? क्या आप लोगों ने बार्थोलोम्यू डियाज का नाम सुना है, जो एक और दूसरे प्रसिद्ध एक्सप्लोरर थे जिन्होंने नए नए चीजों को एक्सप्लोर किया?
Why do you think that these great adventures and voyages were sponsored by kings and wealthy people? The tremendous increase in the trade and colonization had a great impact on the enhancement of European wealth. One of the most famous kings who sponsored the voyages was the Portuguese King Henry, who is also known as Henry the Navigator. The technological base of these discoveries came from the invention of the compass, astrolabe, astronomical tables, and the art of map making. These voyages led to the establishment of trading outposts and colonial empires and in different parts Africa, America, and Asia. Now, commercial focus shifted from Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean. Many new commodities were added to trade such as tobacco, molasses, ostrich feathers, potato, etc. It also started in the inhuman slave trade in America. Slaves were captured from Africa, transported across the Atlantic Ocean, and sold to work in plantations in North America. तो अब आप लोग ये सोचिए कि ये जो ग्रेट एडवेंचर्स और ये जो मीन्स जो समुद्री यात्री थे, उनको जो राजा या फिर जो अमीर आदमी थे, उनको वो स्पॉन्सर क्यों करते थे? ताकि उनका जो व्यापार है, उनका जो कॉलोनी है, वो बढ़ सके। साथ में जो यूरोपियन वेल्थ है, उनका बढ़ावा मिल सके। एक मोस्ट फेमस किंग थे, जिन्होंने पोर्टुगीज किंग हेनरी को स्पॉन्सर किया था, जिसे हेनरी द नेविगेटर भी बोला जाता है या उनके हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड डिस्कवरीज था, वो कैसे हुआ? तो जब कंपास का इन्वेंशन हुआ, जब लोगों ने जाना कि किस प्रकार से हम लोग दिशा को जान सकते हैं, तो उन्होंने कंपास का इन्वेंशन किया, एस्ट्रोलैब का इन्वेंशन किया, फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स का इन्वेंशन किया, फिर उनके पास मैप मेकिंग आर्ट हो गया कि किस प्रकार से हम लोग को किस रास्ते से कहाँ पे पहुंचना है। तो उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया, तो लोग को थोड़ा इजी हो गया कहीं पे भी किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने में। ये जो समुद्र यात्री थे, उन्होंने ट्रेडिंग आउटपोस्ट को एस्टेब्लिश किया, साथ में जो कॉलोनियल एम्पायर्स थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अमेरिका और एशिया, इन सब चीजों को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। अब जो कमर्शियल फोकस था वो किस पे चला गया? मेडिटेरियन सी, जो कि अटलांटिक ओशन के से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे नए नए कमोडिटीज ऐड हुए व्यापार में, जैसे लोगों ने तंबाकू, गुड़, जो ऑस्ट्रिच के पंख है, आलू, ये सब का उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद में इनह्यूमन स्लेव ट्रेड भी चल गया था अमेरिका में। मीन्स लोगों ने दूसरे लोगों को गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये जो गुलामी परंपरा थी, इसमें लोग अफ्रीका से लोगों को उठा के लाते थे और अटलांटिक ओशियन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके नॉर्थ अमेरिका में प्लांटेशंस के काम में अपने गुलाम बना लिया करते थे। These trade practices and new sea routes helped the European merchants to accumulate huge wealth, which they invested in the development of new machines. This led to the coming of the Industrial Revolution, which made them more powerful and wealthy. तो ये जो ट्रेड प्रैक्टिस था, मीन्स जो ये व्यापार की परंपरा थी और नए नए जो सी रूट्स थे, वो यूरोपियन मर्चेंट्स को हेल्प किए, जिससे उनको उनके पास बहुत सारी संपत्ति आ गई और इन संपत्ति को उन्होंने नए नए मशीन्स को डेवलप करने में इन्वेस्ट किया। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और जो लोग थे वो ज्यादा पावरफुल और वेल्दी बन चुके थे। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।